स्वागत है आप सभी का आज किम्प्रू फॉर्मेट के नए एपिसोड में। उसका नाम है द साइंस ऑफ अननोन। तो आज हम मिलने जा रहे हैं ऐसे शख्स को जिन्होंने नीट में 596 मार्क प्राप्त किए। सो वेलकम दत्तात्रेय वेवड़े इन आवर स्टूडियो। थैंक यू कविल्य, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग एक इंटरव्यू के लिए। काफ़ी मतलब मेरा भी मन था कि कोई इंटरव्यू लेने पर अच्छा ही हो जाएगा, तो मैं ले ही गया। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग, थैंक यू। तो मुझे आप ये बताइए कि ये आपका पहला नीट अटेम्प्ट था या दूसरा नीट अटेम्प्ट? नहीं, ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट तो नहीं था। फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं हो पाया था। फर्स्ट अटैम्प्ट में थोड़ा सा स्कोर कम आया था। सेकंड अटैम्प्ट था मेरा एक्चुअली। फर्स्ट अटेम्प्ट में कितना स्कोर आया था? फर्स्ट अटैम्प्ट में मुझे 530 स्कोर आया था। 513 मार्क्स आए थे। तब मतलब कोरोना का टाइम चल रहा था, बहुत सारा लॉकडाउन भी चल रहा था, बहुत सारी चीज़ें हो गई थी, कोचिंग भी शट डाउन हो गई थी, तो ज़्यादा कुछ मतलब स्टडी नहीं हो पाया उस वजह से। तो आपके सेकंड अटेम्प्ट में कितने मार्क आए थे? सेकंड अटेम्प्ट में मुझे 596 स्कोर आया। तो इस स्कोर पे लग रहा है कि कॉलेज मिल जाएगा इस साल लास्ट। यस। तो आप मुझे ये बताइए कि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या क्या दिक्कतें आई थी? फर्स्ट अटेम्प्ट में मतलब दिक्कतें तो वैसे यही सारी थी कि स्टार्टिंग में तो मतलब कोचिंग चल रही थी, तो 2 साल प्रिपरेशन तो ठीक ठाक हो ही गया था। और जब एग्ज़ाम जब नज़दीक आ रहा था, लास्ट के शायद 1-2 महीने बचे थे, तो बीच में ही लॉकडाउन चालू हो गया एकदम से। लॉकडाउन की वजह से फिर सारी कोचिंग मेरी बंद हो गई थी, क्लोज हो गई थी, और वही दिक्कतें आ गई थी। कोचिंग बंद हो गई तो लास्ट में ज़्यादा क्वेश्चन पेपर जो प्रैक्टिस करना होता है वो नहीं हो पाया। मतलब फिर काफ़ी समय लगा था कि कोचिंग वालों को भी ऑनलाइन सब कुछ सॉल्व करने के लिए। फिर 1 महीने में हो गया पूरा ऑनलाइन चालू सब कुछ। फिर मैं घर पे भी आकर स्टडी किया था, वहाँ पर उतना इफेक्टिवली स्टडी नहीं हो पाया जितना मतलब मैं कर सकता था। तो वही दिक्कतें आ गई थी कि लॉकडाउन हो गया, फिर घर पे आ गए। घर पे उतना अच्छे से प्रिपरेशन नहीं हो पाता है, बहुत सारे मतलब फ्री होते हैं, बहुत मोबाइल देखते रहते हैं, टीवी भी होती है। प्रिपरेशन कर रहा था तब मोबाइल भी नहीं था मेरे पास, साथ में मोबाइल भी आ गया, तो इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया। तो सेकंड अटेम्प्ट की प्रिपरेशन आपने कहाँ से की थी? सेकंड अटेम्प्ट में मैंने दक्षिणा फाउंडेशन, इसके मतलब बहुत सारे ब्रांचेस से मैंने दक्षिणा फाउंडेशन पुणे में दक्षिणा वैली बोल के वहाँ पर प्रिपरेशन किया था सेकंड अटेम्प्ट के लिए। ये दक्षिणा फाउंडेशन के लिए कुछ इंट्रेंस एग्जाम रहती थी? हाँ, मतलब उस फाउंडेशन को ज्वाइन होने के लिए मतलब कोचिंग ही है बेसिकली। वो एंट्रांसेस भी होती है, पर मैंने एंट्रांस तो नहीं दी थी। मेरा जो सिलेक्शन हुआ था वो मेरे नीट के स्कोर के ऊपर हुआ था फर्स्ट अटेम्प्ट के। फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे 513 आए थे, तो उसके हिसाब से उनका भी अलग से कुछ तो कट ऑफ होता है जब वो अप्लाई करते हैं, तो स्कोर के अनुसार ही मुझे वहाँ पे सेकंड रिपीट के लिए 1 साल के लिए वहाँ पे एडमिशन मिल गया था। तो जब आप दक्षिणा फाउंडेशन में प्रिपरेशन कर रहे थे तब उधर कितनी फीस थी? दक्षिणा की वजह यही खासियत है कि दक्षिणा में मतलब पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। वहाँ पे 1 रुपये भी फीस आपको पे करनी नहीं पड़ती है, पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, जिसके अंदर आपको पूरा 1 साल के लिए हॉस्टल भी मिल जाएगा, वहीं पर रहने के लिए मेस भी इसके अंदर इंक्लूड है, और 1 साल की कोचिंग भी मिल जाएगी। ये नीट एज वेल एज जेईई दोनों के लिए होता है, और फीस कुछ भी नहीं होती, पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट होता है 1 साल के लिए। सो ये दक्षिणा है, इस इंस्टीट्यूट में आपको अगर एडमिशन लेना है तो क्या क्या प्रोसेस रहती थी और कौन से बच्चे एलिजिबल रहते थे? दक्षिणा में अगर एडमिशन लेना है तो इसके लिए तो 2 एग्जाम्स होती है, 10th क्लास में होती है और दूसरी 12th क्लास में होती है। 10th क्लास में मैंने वो एग्जाम दिया था, पर 10th में तो मेरा नंबर नहीं लगा था, सिलेक्शन नहीं हुआ था अनफॉर्चुनेटली। तो 10th में तो नहीं हुआ, तो 11th 12th क्लास में भी मैंने बाद में वहाँ कोचिंग करनी पड़ी 11th 12th के लिए। और फिर 12th में भी और एक बार एग्जाम होती है, एंट्रांस एग्जाम, जो कि होती है रिपीटर्स के लिए, खास रिपीटर्स के लिए 12th में एक एग्जाम होगी। और उसके बाद रिपीटर एग्जाम होने के बाद जब नीट का रिजल्ट आएगा तो नीट के स्कोर के अनुसार भी सेलेक्ट होते हैं बच्चे। मैंने तो 12th का एग्जाम तो नहीं दिया था, पर नीट का स्कोर जो था उसके अकॉर्डिंगली मुझे वहाँ पर एडमिशन मिल गया था। और अगर आप 12th में अगर एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम के अंदर अगर सिलेक्शन हो गया तो वहाँ से भी एडमिशन मिल सकता है। और 10th के लिए भी एग्जाम होती है, 10th के लिए अगर एग्जाम में सेलेक्ट हो गए तो पूरा 2 ईयर का स्कॉलरशिप मिल जाएगा आपको। तो 2 ईयर स्कॉलरशिप में पूरा 2 साल का हॉस्टल, मेस और वहाँ का कोचिंग दोनों को मिल जाएगा पूरा 2 साल के लिए। वो जो होगा MBBS के वालों के लिए चलेगा पुणे के अंदर, पुणे के JNU के अंदर, JNU पुणे के अंदर। और हमारा जो रिपीटर्स होता है, रिपीटर्स के लिए जो होगा वो 12th के बाद होगा एग्जाम। मतलब 12th जब चल रहा होता है तभी होता है नियरली, तो 12th के बाद होगा। और उनका जो प्रोग्राम होगा JNV
दक्षिणा की वैली अलग से है, उनका खुद का बनाया हुआ कैंपस पूरा। दक्षिणा वैली जो कि कड़ूस में है, पुणे में, वहाँ पे चलेगा पूरा 1 साल के लिए। और वही मतलब पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1 रुपये भी नहीं देना पड़ता, वही सबसे अच्छी बात है। क्योंकि आजकल तो मतलब कोचिंग किसी भी कोचिंग में जाओ तो पूरा अगर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अगर कंबाइन करेंगे तो 80-90 हज़ार 80-90 हज़ार, अगर अलग अलग में जाएंगे तो 1-2 लाख में चले ही जाते हैं। और ऊपर से हॉस्टल का खर्चा, हॉस्टल मतलब वहाँ के हॉस्टल इतने मतलब एकदम 5 स्टार हॉस्टल है, बहुत ही मतलब शानदार हॉस्टल है। ऐसे अगर हॉस्टल अगर आप बाहर जाएंगे अफोर्ड करने के लिए तो नियरली आपको 1 महीने के बोल रहा हूँ मैं 7 से 8 हज़ार पे करने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत ही बढ़िया हॉस्टल से। ऊपर से मेस का तो खाना मतलब एकदम लाजवाब होता है। ऐसी मेस अगर बाहर आपको लगानी है तो मैं मतलब वही रेट होगा, आपको 5-6 हज़ार में भी शायद नहीं मिलेगा, 7-8 हज़ार आपको पे करना पड़ेगा। क्योंकि वहाँ पे हफ्ते में 2-3 बार पनीर मिलता था, हफ्ते में 2-3 बार अंडे मिलते थे, मतलब 2-3 बार स्वीट भी होते थे। अल्टरनेट डे पे पनीर तो मतलब बहुत बार मिलता था, तो तुम्हें 3 बार दे रहे, 4 बार दे रहे, इसको गिनती नहीं होती। मतलब और बहुत ही बढ़िया इन्वायरमेंट है वहाँ पे। सारे बच्चे जो होते हैं पढ़ाई के ऊपर ही फोकस करते हैं। वहाँ की जो खास बात है कि और वहाँ पे मोबाइल को यूज़ करने को नहीं देते, क्योंकि आजकल का जो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है वही फर्स्ट अटैम्प्ट जब था तो मेरे पास मोबाइल आ गया था बाद में, तो उसकी वजह से भी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो गया, तो लास्ट में प्रिपरेशन अच्छा नहीं हुआ था। तो वहाँ पे मोबाइल नहीं होता कुछ भी, पूरा टीचर्स भी होते हैं बहुत ही बढ़िया होते हैं, पूरे फोकस होते हैं। आपको अगर अनमोटिवेट हो रहा है, आप समझो कि आपका एग्जाम में स्कोर कम आ रहा है, आपको अच्छे से स्कोर नहीं आ रहा है, तो आप बार बार आपको मोटिवेट करते रहेंगे, समझाते रहेंगे कि नहीं बेटा पढ़ते रहो और करते रहो। मतलब टीचर्स जो है दक्षिणा के वो बहुत ज़्यादा मेहनती है, और उनका ओवरऑल जो भी स्टाफ है ना वो भी मतलब बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आपको किसी भी चीज़ की अगर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर वो लोग प्रोवाइड करेंगे वहाँ पे, आपको बस बताएंगे ज़रूरत। वहाँ के स्टडी मटेरियल एकदम मतलब एकदम हाई लेवल के स्टडी मटेरियल से, टीचर भी एकदम बढ़िया है। ऊपर से वहाँ की एग्जाम जो होती है एकदम बढ़िया तरीके की होती है, मतलब सेम जो एलन में कंडक्ट होती है वही एग्जाम सोलो भी कंडक्ट करते हैं। तो बस फाइनल यही कहना चाहूँगा कि दक्षिणा एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है अगर किसी को अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। और हमारे जो मतलब कहने में काफ़ी आनंद हो रहा है कि हमारी टोटल जो बैच थी उसमें से नियरली 70-80% बच्चों को एडमिशन मिल रहा है इस साल MBBS। उसको कुछ 20-30% बच्चों को जिनको एडमिशन नहीं मिल रहा है, तो इतना ज़्यादा सक्सेस रेट मतलब किसी भी कोचिंग में नहीं मिलता। कोचिंग के 1% बच्चे भी सिलेक्ट नहीं होते, हमारी कोचिंग की अलग खास बात है, अलग बात है। बस यही बोलूँगा कि लास्ट में कि अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो दक्षिणा को ज्वाइन करो, बहुत ही अच्छा है। और मैं दक्षिणा को भी थैंक्स बोलना चाहूँगा क्योंकि उसी की वजह से मुझे इतना अच्छा स्कोर आ पाया। घर पर रहकर तो ये पॉसिबल ही नहीं था, मतलब हो ही नहीं पाता। थैंक्स दक्षिणा, थैंक यू अगेन। तो आपका दक्षिणा का दिन भर का शेड्यूल क्या रहता था? दिन भर का शेड्यूल मतलब हमारी मॉर्निंग शुरू होती थी 5 बजे से। 5 बजे हमें उठाया जाता था, 9:30 बजे आके। फिर 5 बजे उठने के बाद फिर PT चलती थी, नियरली 5:45 या 6 बजे तक PT चलती थी। फिर 6 बजे जाकर फिर वही अपना ब्रश कर लो, नहा धो लो, थोड़ा फ्रेश हो लो। फ्रेश होने के बाद फिर 6:30 बजे ही नाश्ता शुरू हो जाता था, 6:30 से 7 बजे तक। 7 बजे हम क्लास में बैठ जाते थे, 7 बजे या फिर 7:15 को क्लासेस हमारी स्टार्ट हो जाती थी मॉर्निंग की। मॉर्निंग 7:15 से फिर 1 बजे तक जो है क्लासेस चलती रहती थी। फिर 1 बजे को दोपहर का खाना, फिर दोपहर का खाना होने के बाद दोपहर में और 1 घंटा थोड़ा ब्रेक मिल जाता था। फिर 3 बजे से और फिर क्लासेस चालू हो जाती थी। 3 बजे फिर स्टार्ट होने के बाद फिर रात में खत्म हो जाती थी 7 बजे, 3 से 7। और फिर 7 बजे से खत्म होने के बाद हम रात का खाना कर लेते थे। रात का खाना खाने के बाद फिर स्टडी करते रहते थे। स्टडी के लिए भी वहाँ पे हम क्लासरूम के अंदर ही स्टडी करते थे, मतलब अलग से कोई किधर जाने की जरूरत नहीं थी। हमारे जो क्लासरूम थे जहाँ पे हमारी दिन भर टीचिंग चल रही है उसी क्लास में जाके बैठ रात को स्टडी करते बैठते थे। वही मतलब रात में 12-1 बजे तक जितना हो सके उतना पढ़ते थे, तो सो जाते थे। आजकल बच्चे पढ़ते हुए कॉम्पिटिशन को नजर रखते हुए फाउंडेशन कर रहे हैं, तो वो जरूरी है क्या? तो 9th-10th क्लास में फाउंडेशन करना काफ़ी अच्छा होता है। अगर 9th-10th में फाउंडेशन कर रखा है तो बाद में 11th-12th में काफ़ी इजी जाता है। तो मतलब फाउंडेशन करते रहिए, पर अगर फाउंडेशन बहुत ही ज़्यादा मतलब कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बच्चे बैलेंस नहीं कर पाते, फाउंडेशन भी चल रहा है, बोर्ड भी चल रहा है अपना 9th का 10th का, तो उन दोनों को मैनेज कीजिए अच्छे से, टाइम लगा के चीज़ें हो जाती है कवरेबल। अगर ऐसा लग रहा है कि बार नहीं हो रहा है फाउंडेशन तो मतलब थोड़ा थोड़ा कीजिए, ज़्यादा भी उसको स्ट्रेस मत दीजिए, क्योंकि 11th-12th में तो आप पढ़ने ही वाले। और अगर आपसे हो रहा है तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि बाद में आपको 11th-12th में बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा और आपको 11th-12th की चीज़ें बहुत ज़्यादा ईजी जाएगी। अब मैंने तो फाउंडेशन नहीं किया था, पर 9th-10th मेरा CBSE था, उसके लिए थोड़ा मतलब ईजी गया था 11th-12th में।
और जो हमारे स्टेट बोर्ड के बच्चे होते हैं महाराष्ट्र के, तो एकदम से सिर्फ स्टेट बोर्ड पढ़ा है 9th-10th में, तो 11th-12th एकदम से सीबीएसई पढ़ना पड़ता है नीट प्रिपरेशन के लिए, तो वो थोड़ा हार्ड चला जाता है। तो अगर बोर्ड के बच्चे बोर्ड के साथ साथ अगर फाउंडेशन कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो आखिर में आप नीट एस्पिरेंट को क्या सलाह देना चाहेंगे? आखिर में नीट एस्पिरेंट को मैं ये कहना चाहूँगा कि स्टडी को मतलब एंजॉयफुल लीजिए, स्टडी को ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए कि भाई नीट की स्टडी इतनी ज़्यादा स्टडी है तो काफ़ी बार स्ट्रेस आ जाता है हम लोग। मतलब स्टडी को स्ट्रेस के नज़रिए से मत देखिए, उसको एंजॉयफुल भी बना सकते हैं कि मतलब यदि हम लोग नए नए कंसेप्ट सीखते हैं, तो फिजिक्स के नए कंसेप्ट समझ में आते हैं तो काफ़ी मज़ा आता है। मैं तो काफ़ी मज़ा आता था पढ़ते पढ़ते। वही बायोलॉजी की नई चीज़ें समझ में आती है, केमिस्ट्री में भी नई नई चीज़ें, बहुत सारी चीज़ों को मतलब मज़ेदार लीजिए और दोस्तों के साथ भी मतलब चीज़ों को शेयर कीजिए, पढ़ाई को मतलब मिलजुल के पढ़ाई कीजिए 2-3 बंदे अच्छे। ऐसा नहीं कि मतलब फ्रेंड मिल गया तो बस टाइम पास ही करते बातें पढ़ेंगे। तो अच्छे दोस्त बनाइए और उनके साथ 2-3 बंदे बैठ के ग्रुप स्टडी कीजिए। ग्रुप स्टडी मतलब ऐसा होना चाहिए कि आपको जो कॉन्सेप्ट नहीं आ रहे वो आपका फ्रेंड आपको बता रहा है, और जो कॉन्सेप्ट आप उसको नहीं आ रहे वो आप उसको बता रहे हैं। इससे मतलब आपके खुद के कॉन्सेप्ट भी मतलब बिल्डअप हो जाएंगे अच्छे, और ऊपर से वो आपको जो कॉन्सेप्ट नहीं आ रहे वो आपको समझा दे रहे हैं, वो भी फायदा हो जाएगा। तो ग्रुप स्टडी भी कीजिए, उसका भी काफ़ी फायदा होता है। और बस अच्छे से पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडी। तो हमारे पास हमारे ऑडियंस के कुछ सवाल आए थे आपको पूछने के लिए, उसमें से मुझे एक सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। वो सवाल था उसका जो बेसिक वो कुछ क्लियर नहीं था, तो उसके भी चांसेस है कि आगे जाकर वो कुछ कर पाएगा? हाँ मतलब बेसिक अगर उन्हें क्लियर नहीं है तो मतलब थोड़ी दिक्कतें तो होगी, पर इतना नहीं कि भाई वो कुछ कर ही नहीं पाएगा। क्योंकि जब आप 11th में जाओगे तो चीज़ें वहाँ फिर से आपको बेसिक से ही पढ़ने को मिलेगी बहुत सारी, मतलब बहुत सारी चीज़ें बेसिक से ही पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं कि मतलब आपने 10th में पढ़ रखा है तो वो नहीं पढ़ाया, स्किप कर दिया कि नहीं तुमने तो 10th में पढ़ाया नहीं पढ़ाएंगे हम, ऐसी चीज़ें नहीं होती है। तो कोई भी अगर चैप्टर आप पढ़ रहे हो तो फिर से आपको बेसिक के साथ फिर से होने वाला है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो अब जो 10th वाले देख रहे हैं वो लोग को मतलब पूरा चिल हो जाएगी यार कुछ नहीं, अभी अगर स्टडी नहीं करेंगे तो बाद में हो जाएगा। बेसिक जितने अच्छे होंगे 10th में आप जितना अच्छा स्टडी करेंगे उतना आपको 11th में और ईजी जाएगा। और अगर किसी का अगर बदुआ से अगर नहीं हुआ है, अभी उसका 10th हो गया, अगर अब जाके उसकी आंखें खुल रही है क्या नहीं हमने पढ़ लिया था तो अच्छा होता, तो उसके लिए कोई उतना घबराने वाली बात नहीं है। अभी भी आपके पास समय है, 11th-12th काफ़ी बड़ा समय होता है 2 साल का। जैसे ही आपका प्रिपरेशन चालू हो जाएगा, डेली का डेली पढ़ते रहिए, मैं मतलब गारंटी देता हूँ आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, बस मतलब कोई दिक्कत नहीं है। And thanks for coming in to the studio and that is our audience. थैंक यू, आपको भी मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा इन्वाइट करने के लिए इंटरव्यू के लिए, काफ़ी मज़ा आया आपके साथ बात करते हुए। और थैंक्स टू द ऑडियंस और थैंक्स टू हमारे कैमरा मैन जिन्होंने मतलब काफ़ी देर से वो कैमरा पकड़े हुए हैं, वो तो वीडियो में नहीं है। थैंक्स टू देम आल्सो और थैंक्स टू ऑल इम्प्रूव फॉर्मेट टीम फॉर इनवाइटिंग मी टुडे। थैंक यू। सो गाइस, ये हमारा लेजेंडरी इंटरव्यू बहुत ही अच्छे तरीके से खत्म हो गया है। तो मिलते हैं अगले इंटरव्यू में विद मोर एनर्जी एंड मोर पावर। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।